सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। कक्षा 10वीं और इसमें हम जो भाषा अध्ययन है यानी व्याकरण विधा, तो उसमें हम शब्द और उसके भेद यह देख रहे थे। तो शब्द और उसके भेद में हमने शब्द किसे कहते हैं उसकी जानकारी देखी है और उसके बाद सव्यय शब्द और अव्यय शब्द इनकी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो सव्यय शब्द में संज्ञा और सर्वनाम की जानकारी भी हमने ली है। जो संज्ञा है तो उसमें जो 5 प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, तो इनकी जानकारी भी हमने पिछली तासिका में ली हुई है। और उसके बाद जो सर्वनाम है तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की जानकारी भी हमने ली है। और सर्वनाम के जो भेद है, भेद यानी प्रकार, तो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, तो यह जो 6 प्रकार है तो इसकी भी जानकारी हमने पूर्व तासिका में ली हुई है। तो आज हम जो विशेषण है तो इसकी जानकारी लेने वाले हैं। तो जो सव्यय का प्रकार है विशेषण, तो विशेषण की जानकारी हम लेने वाले हैं। तो अब विशेषण यह किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखो, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा यानी किसी भी वस्तु का, प्राणी का या व्यक्ति का नाम होता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? नाम के बदले या संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग हम करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आप देखो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर में हम देखते हैं, कुत्ता काला है। तब कुत्ता यह क्या है? संज्ञा है। कुत्ता यह शब्द क्या है? संज्ञा है। और वह कैसा है? काला है। तो यह उसकी विशेष जानकारी मिल रही है। तो काला शब्द यह क्या है? विशेषण है। कुत्ते का विशेषण क्या आया है यहाँ पर? काला शब्द। तो इस वाक्य में काला यह शब्द क्या है? विशेषण है। अब देखो, जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम जो होता है तो उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो अब देखो, और जिसके बारे में जानकारी मिल रही है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब समझ कर लो आप, संज्ञा अथवा सर्वनाम यह जो होते हैं तो यह क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। और जिसके बारे में जानकारी मिल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में देखो, तो यहाँ पर देखो, अब कुत्ता काला है तो कुत्ता यह क्या हुआ है? विशेष्य हुआ है। और काला यह जो शब्द है तो यह क्या हुआ है? विशेषण हुआ है। अब अगला वाक्य समझा कर देती हूँ। मालिक दयालु है। अब देखो, मालिक यह क्या है? संज्ञा है। मालिक यह क्या है? संज्ञा है। और वह कैसा है? दयालु है। तो दयालु यह क्या है? उसका विशेषण है। तो इसलिए मालिक यह संज्ञा जो है
तो विशेष्य है, और दयालु यह क्या है? विशेषण है। अब हाथी बड़ा जानवर है, तो हाथी, हाथी यह क्या है? संज्ञा है, और यहाँ पर संज्ञा को ही क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। और वह हाथी कैसा है? बड़ा जानवर है, तो बड़ा यह उसकी विशेषता बताई गई है, तो बड़ा यह क्या है? विशेषण है। वह दुष्ट है, अब वह यह संज्ञा शब्द है क्या? नहीं, तो वह यह क्या है? सर्वनाम है, तो वह कैसा है? दुष्ट है, तो वह यह सर्वनाम है, यानी विशेष्य है, और दुष्ट यह क्या हुआ है? विशेषण हुआ है। अब देखो, जो संज्ञा या सर्वनाम यहाँ पर दिए हुए हैं, अभी जो हमने उदाहरण दिए हुए हैं, तो उस पर उसे ही फिर से समझा कर देती हूँ। जो प्रश्न किया जाता है, कैसा, कैसी, कैसे, ऐसे प्रश्न से जब विशेष जानकारी मिलती है, तो वह क्या होता है? ऐसे शब्दों से विशेषण की जानकारी हमें मिलती है। तो कुत्ता कैसा है? काला है। मालिक कैसा है? दयालु है। हाथी कैसा है? तो बड़ा है। वह कैसा है? तो दुष्ट है। तो यह विशेष जानकारी इससे मिली है, इसलिए काला, दयालु, बड़ा, दुष्ट यह विशेषण है। तो विशेषण के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? 4 प्रकार हैं। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यह जो विशेषण के 4 प्रकार हैं, तो इनकी जानकारी हम विस्तार से लेंगे। तो पहले गुणवाचक विशेषण। अब गुण कहते ही हमारे सामने कोई भी व्यक्ति होता है, तो उसमें जो गुण होते हैं वह अपने आप हमारे सामने आ जाते हैं। मगर सिर्फ गुणवाचक विशेषण कहने से गुण ही नहीं, तो उसमें जो अच्छाई है ऐसा ही नहीं, तो किसी किसी में कुछ बुरी बातें भी होती है, और वह उसका क्या होता है? गुण होता है। तो जो भी गुण बुरे हो या अच्छे हो, तो जो बातें हमें दर्शाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में देखो, किसका बोध होता है? यानी ज्ञान प्राप्त होता है हमें गुण का, रूप का, रंग का। जो संज्ञा या सर्वनाम के नाम की, गुण की, रूप की, रंग की विशेष जानकारी हमें मिलती है, उसे ही क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब देखो इसके उदाहरण, जैसे सेठ भला आदमी है। अब सेठ यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, और वह कैसा आदमी है? भला आदमी है। तो भला यह उसका गुण है, तो यह गुणवाचक विशेषण है। वह सुंदर लड़का है। वह कैसा लड़का है? वह क्या है शब्द? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। और सुंदर लड़का है, तो सुंदरता यह उसका क्या है? विशेषण। गुण यहाँ पर उसका दिखाई दे रहा है कि वह लड़का कैसा है? सुंदर है। तो यह गुणवाचक विशेषण का शब्द है। हमने बड़ा कमरा देखा, तो हमने यह क्या है? सर्वनाम है, और कमरा कैसे देखा है? बड़ा, तो बड़ा यह विशेषण है। धर्मपुर, धर्मपुर क्या है? संज्ञा है। तो धर्मपुर स्वच्छ नगर है, तो कैसा नगर है वह? स्वच्छ नगर है। तो अब देखो, गुण का अर्थ सिर्फ अच्छा ही नहीं, बल्कि कोई भी विशेषता होती है। जैसे अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध जो हमें होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं?
गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो 4 उदाहरण हैं, देखो, सेठ भला आदमी है, वह सुंदर लड़का है, हमने बड़ा कमरा देखा, धर्मपुर स्वच्छ नगर है। तो यह भला, सुंदर, बड़ा, स्वच्छ, यह गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो गुण का अर्थ फिर से समझ कर लो। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं बल्कि कोई भी विशेषता होती है। वह बुरा लड़का है तो वह कैसा लड़का है? बुरा। अच्छा, खरा, खोटा, वह हमेशा खरा बोलता है, वह हमेशा झूठ बोलता है। तो झूठ यह उसका क्या हुआ है? विशेषण हुआ है। तो खोटा, सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब अगला जो प्रकार है विशेषण का, दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी जानकारी हम लेते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, किसका बोध होता है? इसमें संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध होता है। अब हमारी संख्या कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह क्या है? संख्याएं है। उसी तरह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो यह भी क्या है? एक तरह की संख्या है। तो हम देखते हैं या बहुत, अधिक, यह भी एक तरह से संख्या में ही आते हैं। तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखो। कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है। कितने विद्यार्थी उपस्थित है? 40। 40 यह क्या है? संख्या है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित है? 40। तो 40 यह संख्यावाचक विशेषण है। अब देखो, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। यहाँ पर कितने भाई दिए हुए हैं? 2 भाई दिए हुए हैं। तो दोनों, यह शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। उनकी दूसरी लड़की की शादी है। तो उनकी दूसरी, यह जो शब्द है तो यह संख्यावाचक विशेषण है। देश का हर एक बालक वीर है। तो हर एक, तो यह भी संख्यावाचक विशेषण का ही प्रकार है। तो संख्यावाचक विशेषण में भी 2 प्रकार है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद है। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम देखते हैं ऊपरयुक्त वाक्य में 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द यह संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे एक, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेंसिल है। तो कितनी पेंसिल है? एक पेंसिल है, एक पेन है। तो निश्चित पता चला है कि मेरे पास एक पेन है कहकर। 5 उंगलियां, कितनी उंगलियां है? यह 5 उंगलियां है, निश्चित पता चलता है। 7, तो यह 7 पेड़ है। कितने पेड़ है? 7 पेड़ है। तो निश्चित संख्या का पता चलता है। तो ऐसे जो विशेषण होते हैं तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वहाँ पर कई लोग थे। तो कई, अनेक, सब, बहुत, ऐसे जो शब्द होते हैं तो इसमें हमें निश्चित संख्या का पता चलता है क्या? नहीं। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं मालूम है क्या हमें? नहीं, बहुत सारे हैं। तो यह भी ऐसे भी शब्द जो होते हैं तो यह संख्यावाचक में ही आते हैं। तो वहाँ पर हम सब मिलकर यानी कितने लोग हैं? हम सब
मालूम संख्या दी हुई है क्या यहाँ पर? नहीं। तो ऐसे शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो समझ में आया संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध जिसमें होता है उसे क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो वह उदाहरण, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। उनकी दूसरी लड़के की शादी है। देश का हर एक बालक वीर है। तो 40, दोनों, दूसरी, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो हर एक यह अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। अब संख्यावाचक विशेषण में हम देखते हैं कि संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो अब अगला चौथा प्रकार है परिमाण बोधक विशेषण। आप देखो, कोई परिमाण बोधक विशेषण, चौथा प्रकार कौन सा है? परिमाण बोधक विशेषण, परिणाम नहीं, तो परिमाण बोधक विशेषण। तो देखो, परिमाण बोधक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से किसी वस्तु की नापतोल यानी जिसे हम मराठी में मौज माप भी कहते हैं, तो नापतोल का बोध होता है। देखो, जिस विशेषण से किसी भी वस्तु का नापतोल का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? परिमाण बोधक विशेषण कहा जाता है। अब देखो, यह जो मापतोल किया जाता है तो हम देखते हैं, यदि कपड़ा होता है तो वह मीटर में गिना जाता है। यदि दूध, रॉकेल, पानी, यह सारी चीज़ें जो होती है, पेट्रोल, तो यह लीटर में गिनी जाती है। और उसी के साथ जो गेहूँ, अनाज के जो पदार्थ होते हैं, चीनी जिसे हम शक्कर, गेहूँ, चावल, दाल, यह हम किलो में गिनते हैं। तो यह नापतोल के जो साधन होते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? परिमाण बोधक विशेषण कहा जाता है। तो इसके उदाहरण, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। कितने मीटर कपड़ा देना है? 2 मीटर। मुझे यह क्या है? सर्वनाम। और 2 मीटर कपड़ा दो, कपड़ा यह विशेषण है। कितना देना है? 2 मीटर देना है। तो 2 मीटर यह क्या है? परिमाण बोधक विशेषण है। उसे 1 किलो चीनी चाहिए, तो उसे कितनी चीनी चाहिए? 1 किलो चीनी चाहिए। तो 1 किलो यह नापतोल का यहाँ पर साधन है। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, तो बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। कितना पानी देना है? थोड़ा पानी देना है। तो इसीलिए उपयुक्त वाक्य में 2 मीटर, 1 किलो, थोड़ा पानी, यह शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। तो परिणाम बोधक विशेषण के भी 2 प्रकार है, निश्चित परिणाम बोधक विशेषण और अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण। तो 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, यह निश्चित हमें कितना देना है? तो 2 सेर गेहूँ देना है, 5 मीटर कपड़ा देना है, 1 लीटर दूध देना है। तो निश्चित यह संख्या जो है 2 मीटर, तो परिणाम जो है नापतोल है, तो निश्चित हमें इसका पता चलता है। तो उसे निश्चित परिणाम बोधक कहा जाता है। अनिश्चित परिणाम बोधक, जिसमें थोड़ा पानी दो, अधिक काम, कुछ परिश्रम, थोड़ा सा, ऐसे यह शब्द आते हैं। तो बीमार को थोड़ा पानी दो, तो थोड़ा पानी यह क्या है? अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी दो। तो 2 मीटर, 1 किलो, यह निश्चित परिणाम बोधक के
उदाहरण है। और बीमार को थोड़ा पानी दो, यह अनिश्चित परिणाम बोधक का उदाहरण है। तो परिणाम बोधक विशेषण यानी क्या? जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। तो इसके यह उदाहरण हमने देखे हैं। तो यह पाठ जो है उसके बाद सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? देखो अब, तो सार्वनामिक विशेषण तो जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखो, जो सर्वनाम किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मगर अब इसमें सार्वनामिक विशेषण में देखो, सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बता रहा है, उसे क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। हम देखते हैं, संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मगर यहाँ पर सर्वनाम किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह नौकर काम का नहीं है। अब वह शब्द क्या हुआ है? यहाँ पर सर्वनाम हुआ है और संज्ञा क्या है यहाँ पर? नौकर। तो वह नौकर काम का नहीं है। तो वह, अब देखो, सर्वनाम किसकी विशेषता दिखा रहा है? संज्ञा की विशेषता दिखा रहा है। तो काम का नहीं है, तो वह विशेषता है, काम का नहीं, तो विशेषता यह है, तो वह नौकर काम का नहीं है। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है, उसे ही क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम के बाद संज्ञा आती है, उसे ही क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो अब दूसरा उदाहरण, ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। तो ऐसा, यह शब्द क्या है? सर्वनाम, और आदमी यह क्या है? संज्ञा है। तो कभी नहीं देखा, तो सर्वनाम के बाद क्या आया है? संज्ञा आई है। तो ऐसे शब्द को ही क्या कहा? ऐसे शब्द जब आते हैं और विशेषता बताते हैं वाक्य में, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसकी किताब तुम लाए हो? किसकी, यह सर्वनाम है और किताब क्या है? संज्ञा है। तो विशेष जानकारी मिल रही है यहाँ पर, किसकी किताब तुम लाए हो। तो वह, ऐसा, किसकी, ये मूलतः सर्वनाम है, फिर भी वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मतलब सर्वनाम का उपयोग विशेषण की तरह किया गया है। अब यहाँ पर सर्वनाम के साथ संज्ञा आने से ही वह सार्वनामिक विशेषण होता है, अन्यथा सिर्फ वह सर्वनाम रहते। वह काम का नहीं है, ऐसा हम कहते हैं तो सिर्फ वह सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। मगर सर्वनाम के साथ संज्ञा आई है और संज्ञा आने के कारण वह क्या हुआ है? सार्वनामिक विशेषण हुआ है। तो सर्वनाम के साथ जब संज्ञा आती है तो वह विशेषण का कौन सा प्रकार होता है? सार्वनामिक विशेषण का प्रकार होता है। ऐसा कभी देखा नहीं, यदि मैं ऐसा कहती हूँ तो वह ऐसा, यह शब्द सर्वनाम का प्रकार हो जाएगा। मगर ऐसा आदमी कभी देखा नहीं, तो सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो फिर से एक बार समझ लो, जो सार्वनामिक विशेषण, तो जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है उसे ही सार्वनामिक विशेषण
कहते हैं। वह नौकर काम का नहीं, ऐसा आदमी कभी देखा नहीं। किसकी किताब तुम लाए हो? तो वह, ऐसा, किसकी, ये मूलतः सर्वनाम है। फिर भी वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मतलब सर्वनाम का उपयोग विशेषण की तरह किया गया है। सर्वनाम के साथ संज्ञा आने से ही वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण होता है, अन्यथा वह क्या रहता? सिर्फ सर्वनाम रहता। तो यहाँ तक यह विशेषण के जो प्रकार है, तो वह प्रकार हमने यहाँ पर देखे हैं। तो सर्वनाम के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, विशेषण के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो हम देखते हैं इन प्रकारों की जानकारी हमने ली है। तो इसके बाद जो क्रिया यह है, तो इसकी जानकारी हम अगली तासिका में देंगे। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामबोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इन सभी के आपको 5-5 उदाहरण आपके कॉपी में लिखना है। तो यह विशेषण के प्रकार, विशेषण, यह जो पाठ है व्याकरण का, तो यह पूर्ण होता है। धन्यवाद छात्रों।